देश हित ब्रॉट टू यू बाय सुजू स्टील एंड MDH मसाले। कभी किसी हिंदुओं के गांव पर हक का दावा, कभी किसी मंदिर पर हक का दावा। वक्फ बोर्ड की शिकायतों की भरमार है, इसलिए पिछले वर्ष सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन कर दिया। अब उसी नए कानून के मुताबिक योगी आदित्यनाथ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और यह कदम है वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का। लेकिन इसे अमल में लाने पर मियां भाई अड़ंगा लगाने लगे। वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का, ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए। रिफॉर्म इस समय की मांग है। वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म का समय आ चुका है और योगी आदित्यनाथ उस रिफॉर्म को लागू करने की फुल प्रूफ तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें हमारे हिंदू भाई समाज के 2 भाइयों को रखा जाएगा। इस एक लाइन के बयान ने यूपी के मुस्लिमों की बेचैनी बढ़ा दी। वक्फ संशोधन कानून के तहत अब उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होना है। इस पुनर्गठन के तहत वक्फ बोर्ड में कई नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। वक्फ बोर्ड में पिछड़े मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो अब तक नहीं थे। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल होंगी जो अभी तक नहीं थी। और सबसे अहम बात, नए वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य भी होंगे। बस भाईजान को इसी एंट्री से सबसे ज्यादा टेंशन हो गई है। निहायत अफसोस के साथ में ये बात कहना पड़ रही है कि हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को सदस्य नामित किया जाए। वक्फ जो प्रॉपर्टी है उसके मैनेजमेंट का इख्तियार भी जाहिर सी बात है मुसलमानों को है, क्योंकि वक्फ वो चीज़ है जो कि अल्लाह की राह में मुसलमान अपनी खुद की प्रॉपर्टी सवाब की नियत से वक्फ करता है। यूपी वक्फ बोर्ड में अभी सनातनी आए नहीं है कि मौलाना की परेशानी का पारा बढ़ने लगा है। हिंदुओं को वक्फ बोर्ड से दूर रखने के लिए अलग अलग तरह की दलीलें दी जा रही हैं। मजहब और मजहबी रिवाजों का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन योगी सरकार ने भी 2 टूक कह दिया है कि वक्फ बोर्ड सरकारी संस्था है, ना कि कोई प्राइवेट संस्था। ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड एक सरकार की एक बॉडी है, सरकार का एक पार्ट है, एक अंग है, ठीक है ना। ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है वक्फ बोर्ड। पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया था। पुनर्गठन के बाद 2 हिंदू सदस्यों मनोज मालपनी और अनिमेश भार्गव को वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया था। वक्फ बोर्ड के इतिहास में यह पहला मौका था जब 2 हिंदू सदस्य इसका हिस्सा बने। लेकिन भाईजान इतना भड़क गए थे कि मरने मारने की धमकी देने लगे थे। ऐसे तुगलकी फरमान तत्काल वापस लें, ये नहीं तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये दखल है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो उनकी एंट्री है गलत है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड में कोई भी हिंदू नहीं होगा। ईंट से ईंट बजा देंगे हम, ईंट से पत्थर बजा देंगे हम। ये तो MP के मुसलमानों की धमकी है, लेकिन यूपी में अभी तक हिंदू सदस्यों के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। अगर यूपी वक्फ बोर्ड में भी हिंदू शामिल कर लिए जाएंगे तो क्या यूपी के मुसलमान भी ऐसे ही भड़काऊ बयानबाजी करेंगे? जो 2 गैर मुस्लिमों की एंट्री हुई है सदस्यों में, ये भी सबसे बड़ा काम है, क्योंकि ये एक मॉनिटरिंग होगी उसमें कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। अभी तक ऐसा आ रहा था जिसकी वजह से ये पूरी वक्फ संपत्तियां बर्बाद हो गई। एक ही समाज के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। वक्फ ऐसी संपत्ति होती है जिसे कोई मुस्लिम या फिर कोई संस्था धार्मिक, शैक्षणिक या सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से दान करती है। इसमें मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, ईदगाह, मदरसे, जमीन या अचल संपत्तियां शामिल हो सकती हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने इस काम को तो नहीं किया, उल्टा हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और हिंदू बहुल आबादी वाले इलाकों पर अपना दावा ठोकने लगे। जैसे दिल्ली में वक्फ बोर्ड ने 6 प्राचीन मंदिरों पर अपना दावा ठोक रखा है।
लखनऊ में 250 साल पुराने 2 मंदिरों पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। बिहार में 95% हिंदू आबादी वाले गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने अपना हक जताया था। ऐसे और कई मामले हैं। अब सोचिए, वक्फ बोर्ड में अगर सभी मुस्लिम सदस्य होंगे तो फिर मजहब को ध्यान में रखते हुए ही फैसले होंगे। अब योगी वक्फ बोर्ड के नए कानून के मुताबिक ही हिंदू सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की तैयारी में हैं। लेकिन भाईजान इस एंट्री पर हंगामा करने की भी तैयारी में दिख रहे हैं। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अमूमन मानसून के दस्तक देते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं, लेकिन योगी का बुलडोजर ना बारिश देखता है, ना धूप, ना दिन देखता है और ना ही रात देखता है। जो टारगेट मिला है उसे पूरा करना ही करना है। अवैध मजारों के खिलाफ बुलडोजर का मानसूनी एक्शन भाईजान को परेशान कर रहा है, क्योंकि वो एक जख्म से उबर नहीं पाते तब तक योगी का ये पहलवान उन्हें दूसरी चोट देकर वहां से निकल भी जाता है। यही रामपुर में भी हुआ है, जहां बुलडोजर ने रातों रात 150 साल पुरानी अवैध मजार को गायब कर दिया। बेरम शाह मियां की मजार की तकरीबन 150 साल पुरानी ये मजार बताई जा रही है। मजार को बीच सड़क से हटा दिया है। रातों रात प्रशासन ने यहाँ से जो मजार का मलबा था उसको यहाँ से हटवा दिया गया है। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना। योगी का बुलडोजर एक के बाद एक अपने टारगेट अचीव कर रहा है। 1500 किलो के इस पहलवान ने लेटेस्ट टारगेट रामपुर में पूरा किया। गुप्त अंधेरे के बीच सन्नाटे में, जब सिर्फ सड़क पर अवैध मजार थी या फिर बुलडोजर। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस मजार का नाम है हजरम बैरम शाह मियां की मजार, जो कि नीम वाली जियारत के नाम से भी मशहूर थी। लेकिन 150 सालों से अवैध तरीके से सड़क के बीचों बीच खड़ी इस मजार का 1500 किलो के बुलडोजर ने क्या हश्र किया, वो आपके सामने। यह युद्ध 150 साल वर्सेस 1500 किलो का था, लेकिन इस जंग में सिकंदर वही बना जो सही था। बुलडोजर ने नीम वाली जियारत की इस मजार को मिट्टी में मिला दिया। इस कार्रवाई के कुछ घंटे बाद ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जाधारियों को फिर चेतावनी दी। 9.5 साल पहले जो शपथ ली थी वो याद दिलाई। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी। नाजायज तरीके से अतिक्रमण करने वालों को एक बार फिर समझाया कि नए उत्तर प्रदेश में ये लोग कहीं भी अवैध मजार, अवैध मस्जिद बना नहीं सकते। गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। लेकिन कुछ अवैध कब्जाधारी ऐसे भी हैं जो बार बार चेतावनी देने के बाद भी सुधरे नहीं हैं। प्रशासन के नोटिस चस्पा करने के बाद भी जगह खाली करने को तैयार नहीं है। यही तो रामपुर में अवैध मजार के मुतवल्ली निसार मियां ने भी किया था। निसार मियां खुद बता रहे हैं कि योगी प्रशासन की तरफ से 8 दिन पहले नोटिस आया था। नोटिस में मजार को अवैध बताते हुए जगह खाली करने की बात लिखी थी, लेकिन मियां भाई ने इस नोटिस को आया गया कर दिया। इसके बाद यहां सीधे एंट्री बुलडोजर की थी, और देखिए हजरम बैरम शाह मियां की मजार अगली सुबह नहीं देख पाए। मजार थी तकरीबन 150 साल पुरानी, यहाँ पर मजार थी। बताया जा रहा है कि रातों रात प्रशासन ने यहाँ से जो मजार का मलबा था उसको भी जेसीबी की मदद से और डंपर की मदद से यहाँ से हटवा दिया गया है। ये मजार यहाँ 150 साल से खड़ी थी, लेकिन जब सुबह भाईजान यहाँ पहुंचे तो देखिए मजार का नामो निशान मिट चुका था, क्योंकि रात 12 बजे के बाद योगी फोर्स ने यहाँ डेरा डाल दिया था। अलग अलग थानों की पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बैरिकेडिंग कर दी थी।
जौहर बाईपास के इस रास्ते पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया था। इसके बाद रात 3 बजे पीडब्ल्यू की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और फिर 1 घंटे के अंदर बुलडोजर ने इस मजार का अस्तित्व मिटा दिया। और तो और इसके मलबे को भी 3 ट्रैक्टरों में भरकर हाथों हाथ यहां से हटा दिया। योगी प्रशासन के इस मिडनाइट ऑपरेशन के बाद भाईजान बौखला गए, क्योंकि योगी के बुलडोजर ने नीम वाली इस मजार की एक एक ईंट उखाड़ दी, गुंबद को तोड़ डाला। 150 साल पुरानी मजार को आधी रात को गायब कर दिया। न कोई नोटिस नहीं आया, या कोई नोटिस आया ही नहीं। सुबह पता चला हमें। कम से कम 100 साल पुरानी हो गई। तोड़ के है जेसीबी कर लें। जेसीबी सुबह भाईजान आए तो सड़क से मजार गायब दिखी। दूर दूर तक मजार का नामो निशान मिट चुका था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जब मैंने उनके पास भी एक शिकायत डाली, फिर डीएम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, उनको मैंने जाकर व्यक्तिगत कई मुलाकात मैंने करी, फिर मैंने उनको ये परेशानी बताई, तब वो कल रात्रि जो है टूटी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रशासन ने मेरी मांग सुनी। रामपुर से पहले मुरादाबाद में बुलडोजर ने महबूब की बाबा फौलाद शाह की दरगाह को बुलडोज किया था। अब नीम वाली मजार पर बुलडोजर एक्शन ने बता दिया है कि बेशक मानसून की बारिश एक बार तो थम जाएगी, लेकिन अवैध के खिलाफ पीला पंजा ऑल ओवर यूपी में यूं ही बरसता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रामपुर में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी 150 साल पुरानी मजार को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। अब बारी है संभल की, जहां पीले पंजे का मिशन 47 लॉक हो चुका है। प्रशासन ने 47 कब्जाधारियों की लिस्ट तैयार कर ली है, तो वहीं योगी फोर्स ने मुनादी भी कर दी है। इंतजार है तो सिर्फ एक ऑर्डर का, और जैसे ही योगी ने आदेश दिया, पीडब्ल्यूडी की सड़क पर कब्जा करने वाली गैंग के अतिक्रमण को धुरंधर तोड़ेगा भी और तेल पानी का खर्चा वसूलेगा। आपका जो मकान सड़क की तरफ बना हुआ है सरकारी जमीन में बना हुआ है, आपको नोटिस दिया जा रहा है, आप खुद इसे तोड़ लीजिए या हटा लीजिए। अगर हम इसे हटवाते हैं, सरकार हटवाती है, तो आपको हटाना देना पड़ेगा और कार्रवाई अलग से होगी। योगी फोर्स की ये मुनादी असल में संभल के कब्जाधारियों को आखिरी वार्निंग है। वो ये कि तय वक्त से पहले सरकारी जमीन से कब्जा हटा लें, सड़कों के आसपास अतिक्रमण कर बनाए गए मकान दुकान को खुद ही ध्वस्त कर लें, वरना गब्बर आ जाएगा, सब कुछ तहस नहस कर जाएगा। संभल के असमोली इलाके में कब्जा गैंग ने हद ही पार कर दी। पहले तो पीडब्ल्यूडी की सड़क की जमीन पर कब्जा किया, फिर उस पर मकान दुकान बना दिया। हालांकि प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लिया और फिर तहसीलदार की मौजूदगी में प्रशासन की एक टीम ने 22 जून को संभल के दबोई कला में सड़क का निरीक्षण किया, जिसमें सरकारी भूमि पर 47 लोगों का अतिक्रमण पाया गया। पीडब्ल्यूडी की सड़क पर कब्जा कर मकान दुकान बनाए गए, लिहाजा प्रशासन ने कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया और सड़क पर बने अवैध कब्जे को खुद से हटाने के निर्देश दिए। लेकिन कब्जा गैंग को प्रशासन के नोटिस से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण ज्यों का त्यों बरकरार रहा। बस फिर क्या, प्रशासन ने इसकी सूचना योगी फोर्स को दी और फिर योगी फोर्स ने मुनादी करते हुए बकायदा कब्जाधारियों को फाइनल वार्निंग भी दे दी। ये आपका जो मकान सड़क की तरफ बना हुआ है सरकारी जमीन में बना हुआ है, आपको नोटिस दिया जा रहा है, आप खुद इसे तोड़ लीजिए या हटा लीजिए। अगर हम इसे हटवाते हैं, सरकार हटवाती है, तो आपको हटाना देना पड़ेगा और कार्रवाई अलग से होगी। संभल के असमोली ब्लॉक के एचौड़ा कबोह गलकी धाम से गंगा एक्सप्रेसवे के खिरनी इंटरचेंज तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होगा, मगर पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध कब्जे के चलते इस परियोजना में बाधा आ रही है। ऐसे में प्रशासन ने जिन 47 लोगों को नोटिस जारी किए, उनके नाम हैं अलीजान महरबान, यासीन, अनवर अली, शौकीन, मन्नू, लईक, बुंदू खां, मोहम्मद शफीक, कुल्लू, नवाब जान, गफ्फार, नईम, वकील, कयूम, कासिम, इबे, खैराती, फराकत, लियाकत, औसाफ, इरफान, हाजी असलम, हसनैन, अजहरुद्दीन, जाबिर अनवर, जाकिर, मुशाहिद, साबिर, शाह असलम, इशरत, बरकाश, रमजानी, इसरार, मसबर, कदीर, राहत और जफरूल हैं।
इन तमाम लोगों ने कई सालों से पीडब्ल्यूडी की सड़क पर कब्जा कर रखा है। सड़क के आसपास घर, मकान, दुकान बना रखे हैं। लेकिन योगी फोर्स के फाइनल अल्टीमेटम के साथ ही कब्जाधारियों में खौफ पसरा हुआ है, क्योंकि योगी राज में कब्जा करना वो सरकारी जमीन पर सरासर गुनाह है। बावजूद इसके कोई अवैध कब्जा करता है तो फिर उसका हिसाब योगी का धुरंधर ही करता है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। मतलब ये कि संभल में योगी के बुलडोजर का मिशन 47 लॉक हो चुका है। इंतजार है तो बस पहले ट्रेलर की रिलीज डेट का। अगर उससे पहले कब्जा गैंग ने अतिक्रमण को हटा लिया तो ठीक, वरना बुलडोजर अतिक्रमण को रौंदेगा भी और कब्जाधारियों से हर्जाना वसूलेगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ संभल में योगी के बुलडोजर के टारगेट पर सरकारी जमीन पर बने 47 अवैध मकान है, तो दूसरी तरफ योगी का मिशन 47 कितना असरदार साबित हो रहा है, इसकी एक मिसाल सहारनपुर से सामने है, जहां गोकशी पर शिकंजा कसने के लिए योगी फोर्स लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। हाथों में तख्तियां लेकर गोकशी के मामलों में शामिल रहे 47 आरोपी खुद थाने पहुंचे और बोले अब मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करेंगे और कभी भी गोकशी नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे। कभी भी गोकशी नहीं करूंगा, किसान में कभी भी गोकशी नहीं करूंगा, कभी भी गोकशी नहीं। मैं सलमान कभी भी भविष्य में गोकशी नहीं करूँगा, मैं मुस्तम कभी भविष्य में गोकशी नहीं करूँगा, मैं कभी भी गोकशी नहीं करूँगा, मैं आमिर कभी भी गोकशी नहीं करूँगा, मैं उम्मीद कभी भी गोकशी नहीं करूँगा। यूपी के संभल में 47 घरों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है, तो मथुरा में भी माहौल गरमाया हुआ है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास ईदगाह को लेकर अब तलवारें खिंच गई। अब कृष्ण भक्तों ने राम मंदिर के तर्ज पर कार सेवा का ऐलान कर दिया है। ठीक 30 दिन के बाद मथुरा में महासंग्राम हो सकता है। अयोध्या, काशी से भी कार सेवा में साधु संत पहुंचेंगे। सवाल यह कि क्या मथुरा में 1992 वाला अयोध्या कार सेवा कांड रिपीट होने वाला है? यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाएं तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़ें। कोई सोचता था कि वृंदावन और मथुरा में भी द्वापर युग का स्मरण होता हुआ दिखाई देगा। तीस दिन बाद मथुरा में कार सेवा। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के साधु संतों का कार सेवा का ऐलान। 9 अगस्त को मथुरा में कुछ बड़ा होगा। साल 1992 में अयोध्या में कार सेवक राम मंदिर के लिए जमीन पर उतरे थे। भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार और अब 34 साल बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए वैसे ही कार सेवा का ऐलान हुआ है। अब स्थान को मांगने नहीं जाएंगे, अब आज हम वही दोहराएंगे जो राम मंदिर के लिए हमने किया था। राम मंदिर में आपने बहुत सहयोग किया था, मेरे साथ साथ रहे और अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है और मुझे पूरा उम्मीद है कि कृष्ण जन्मभूमि के भी यह होगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद था, तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर विवाद। करीब 500 साल बाद अयोध्या में रामलला बाबरी विवाद तो सुलझ गया, लेकिन 400 साल बाद भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद नहीं सुलझ पाया है। लेकिन अब साधु संतों ने कृष्ण जन्मभूमि को ईदगाह से मुक्त कराने के लिए हुंकार भर दी है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की मुक्ति को लेकर साधु संत भी एक्टिव हो गए हैं। श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त ने कार सेवा की घोषणा की है। स्वामी सच्चिदानंद को कार सेवा के लिए साधु संतों का खूब समर्थन भी मिल रहा है। कार सेवा
का जो आपने बीड़ा उठाया है, जो घोषणा किया है, उसमें अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा, श्री चित्रगुप्त अखाड़ा और तमाम संगठन या एक जगत गुरु होने के नाते हम पूरी तरह साथ और समर्थन की घोषणा करते हैं। मथुरा में कार सेवा के लिए पोस्टर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें विवादित कृष्ण जन्मभूमि पर दावा ठोकते हुए ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। पोस्टर में 9 अगस्त को सुबह 10 बजे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के बाहर पहुंचने का आह्वान किया गया है। मैं सभी संतों का आह्वान करता हूं, सनातन आह्वान करता हूं, आओ चले, एक कार सेवा और होगी। अब राम मंदिर के बाद भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कार सेवा में 30 दिन बाकी है, लेकिन कार सेवा को लेकर माहौल अभी से ही बनने लगा है। साधु संतों के साथ अखाड़ों के संत भी अब कार सेवा के समर्थन में उतर गए हैं। अयोध्या ही नहीं, काशी के साधु संत भी 9 अगस्त के लिए तैयार हैं। कार सेवकों का ही देन था जो बाबरी ढांचा गिराए थे कार सेवक लोग। अब भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है वहाँ पे भी कार सेवकों के सहयोग हम सभी साधु संत देंगे। अयोध्या की तर्ज पर कार सेवा होने जा रही है। एक अच्छी पहल है यदि कार सेवा हो और जनता ही उस मस्जिद को हटा दे, इसलिए कि न्यायालय और कार्यपालिका के में तो फिर से 500 वर्ष लगेगा। यूपी में आजादी से पहले के बने एक मदरसे पर सरकारी अनुदान में घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि मदरसा प्रबंधन समिति ने बच्चों को सुविधाएं देने की बजाय उन पैसों से घोटाला किया। अब यह मदरसा योगी सरकार की जांच के दायरे में आ चुका है। 15 दिन में मदरसे में अनियमितताओं को लेकर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, जिसके बाद इसके भविष्य का फैसला हो पाएगा। मदरसा वो स्थान जहां बच्चों को इस्लामी तालीम दी जाती है। मदरसा वो स्थान जहां से बच्चों को शिक्षा के साथ मजहब का ज्ञान मिलता है। लेकिन अगर मदरसों में बच्चों को शिक्षा देने वाली ही घोटालेबाज निकले तो ये सवाल बाराबंकी के एक मदरसे पर अनियमितताओं को लेकर उठ रहे हैं। मदरसे का नाम और पता है दारुल उलूम मदरसा बाराबंकी। इस मदरसे को चलाने के लिए योगी सरकार अनुदान देती है, लेकिन उस सरकारी पैसे की हेरा फेरी हो रही थी। आरोप है कि मदरसे में अवैध नियुक्तियां की गई, फर्जी प्रबंध समिति का गठन कर दिया गया, पैसों में हेरफेर का आरोप भी है। सरकार से पैसा मिलने के बावजूद छात्रों को सुविधाएं नहीं दी गई, मदरसे में दुकानें तक खोल दी गई। कुल मिलाकर मदरसे में घोटाले का आरोप है। इसका खुलासा तब हुआ जब खुद एक भाईजान ने मदरसे का काला सच सबके सामने रखा। मोहम्मद तलहा अंसारी ने मदरसे में अनियमितताओं की शिकायत अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग को भेजी थी। मदरसा कमर्शियल दुकानों के ऊपर चल रहा है, उसका लैंड परिवर्तन नहीं कराया गया है। चूँकि मदरसा नगर पालिका सीमा क्षेत्र में आता है तो उसका नक्शा स्वीकृत होना चाहिए, लेकिन नियमों के अनुसार न तो नक्शा स्वीकृत है, ना उसमें लैंड यूज परिवर्तन कराया गया है, ना उसमें ये दिखाया गया है कि हम इसमें शिक्षण संस्थान चलाएंगे। शिकायत योगी प्रशासन तक पहुंची तो ठंडे बस्ते में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। घोटाले की जांच अब 2 सदस्यीय समिति करेगी। घोटालेबाजों के पसीने छूटे हुए हैं। मदरसा प्रबंधन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। इसके बारे में हमें ज्यादा मालूमात नहीं। ये जिस वक्त मदरसा बना या कमेटी कायम हुई उस वक्त हम नहीं थे। देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं, ये सिर्फ इल्जाम है। मियां भाई के घोटालों के द एंड का वक्त आ गया है, क्योंकि अब जांच के लिए बनी समिति सरकारी अनुदान में गड़बड़ी करने वालों को ढूंढेगी, दस्तावेज खंगालेगी, नियुक्तियों की वैधता परखेगी, समिति की गठन की प्रक्रिया देखेगी और सरकारी अनुदान के हर खर्च का हिसाब भी चेक करेगी। यूपी के कई मदरसों को वहां के मौलाना दीमक की तरह चाट रहे हैं। कई घोटाले पहले भी सामने आए हैं। आजमगढ़ में तो एसआईटी जांच में 219 मदरसे ही अस्तित्व विहीन पाए गए थे। मिर्जापुर में 89 मदरसों को अवैध तरीके से मान्यता देने की बात सामने आई थी और मेरठ के 2 कमरों वाले एक मदरसे में 5500 छात्रों का फर्जी दाखिला दिखाकर 4 करोड़ रुपए हड़पे गए थे। और अब दारुल उलूम मदरसे में अनियमितताओं के आरोप से खलबली है। जांच रिपोर्ट आने में 15 दिन लगेंगे। रिपोर्ट में जो दोषी पाया जाएगा उसकी क्लास लगनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यूपी जैसा एक और मॉडल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपराधियों के खिलाफ लॉन्च किया। यूपी की तरह यहां भी विपक्ष के आंसू निकलने लगे, लेकिन यूपी में योगी राज में जिस तरह घटते अपराध ने सबके होठ सिल दिए, अब वही बंगाल में भी होने वाला है। खाली हाथ युवाओं को पकड़ के थाने में ले जाते हैं और पुलिस की हिरासत से वो भागने की कोशिश करते हुए रिवॉल्वर छीन रहे हैं, गोली चला रहे हैं। जो भी अपराधी होगा कोई भी बचने नहीं पाएगा। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। अगर कोई अपराधी है तो कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। जिस अंजाम तक योगी फोर्स यूपी में अपराधियों तक पहुंचाती है, वही पैटर्न अब बंगाल में अपनाया गया तो हेडलाइंस बन गई। लेकिन जिस तरह अपराधियों को योगी सजा देते हैं तो विपक्ष की चीख निकलती है। ठीक उसी तरह बारुईपुर में रेपिस्ट मारा गया तो यहाँ भी विपक्ष आंसू बहाने लगा। इस पर बंगाल सरकार ने विपक्ष को घेर लिया। जो व्यक्ति को खाली हाथ लोकल जुबा पकड़ के जहां अपराध किए वहां ले जा रहे हैं, पुलिस को हवाले जमा कर रहे हैं, सब कुछ खुले आम स्वीकारते हैं। और ऐसा क्या हो गए कि वो एक व्यक्ति पुलिस से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर रहे हैं, गोली दाग रहे हैं। यूपी से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक मॉनसून काफी गुस्से में। बादल बुलडोजर बन गया, मजबूत से मजबूत चट्टान, मकान, सड़क सब कुछ बर्बाद हो गया। 4 राज्यों में स्कूल तक बंद करने पड़ गए। कहीं मॉनसून का रेड अलर्ट है तो कहीं ऑरेंज अलर्ट। जुलाई में जलजला आ गया है। सोचिए कि अभी अगस्त तो बाकी है। मॉनसून की ऐसी मार पड़ी है कि यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, पहाड़ी राज्य हिमाचल तक कांप उठा है। कहीं इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर डूब गया तो कहीं बादल फटने से भारी तबाही मची है। मॉनसून में पानी से लड़ाई यानी यमराज को दावत देना। सड़क पर सैलाब का कब्जा है, पानी की रफ्तार तेज है। सैलाब के कहर को देखते हुए गाड़ियां रुकी हुई है। तभी 2 बाइक सवार मॉनसून को चुनौती देते हुए सड़क को पार करने लगते हैं, लेकिन बाइक पानी के प्रहार को झेल नहीं पाती है और बहने लगती है। एक बाइक सवार बह भी जाता है। दूसरे शख्स को बहने से बचाने के लिए कुछ लोग पकड़े हुए हैं। पीड़ितों को तो बचा लिया गया, लेकिन सैलाब की मार को बाइक झेल नहीं पाई और बह गई, जिसे घंटों बाद बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की है। बादल फटा और सड़क पर सैलाब का कब्जा हो गया, लेकिन यहाँ पर बाइक सवार खुद की जान को खतरे में डालकर सड़क को पार करने लगा। लेकिन इसके साथ भी वही हुआ जो सहारनपुर में बाइक सवारों के साथ हुआ था। सैलाब के साथ बाइक बह गया। बाइक को बहने से रोकने के लिए 3 लोग पकड़े हुए हैं, लेकिन सैलाब के सामने सब हार गए। मलबे के साथ जब पहाड़ से जल प्रलय आया तो स्थानीय लोग डर गए। सैलाब के कहर की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद लीपा खड्ड में भयंकर बाढ़ आ गई। सैलाब के साथ आए मलबे ने पुल पर प्रहार कर दिया। स्थानीय लोग डरे हुए हैं, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो ये पुल कभी भी टूट सकता है। ये देख सकते हैं भाई, दूसरी बार आ गया भाई, दूसरी बार ये पहुंच गया रोड में पानी। पानी के तांडव की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां पहाड़ों पर बादल फटने के बाद गड़सा घाटी में भीषण बाढ़ आ गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। तबाही पानी भाई, तबाही जबरदस्त जबरदस्त पानी भाई, वो रोड में आ गया पानी भाई। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी मानसून का कहर बरपा है, जहां भारी बारिश के बाद एक घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
लैंडस्लाइड की तस्वीरें टिहरी गढ़वाल के कद्दू खाल इलाके की, जहां नेशनल हाईवे 707A के किनारे अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर-भरा कर नीचे गिर गया। हालांकि प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए खतरे की जद में आए 2 रेस्टोरेंट, खोखे और मजदूरों की झुग्गियों को पहले ही खाली करा लिया। गाड़ियां डूब चुकी हैं, पूरा इलाका समंदर में तब्दील हो गया है। जहां गाड़ियां फर्राटा भरती थी, उनकी जगह बोट ने ले ली है। पूरे सूरत में करीब 6 फीट तक पानी जमा हो गया है। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब गया है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। शहर के बीचों बीच से नदी बहने लगी, लोग विवश हैं, कारोबार ठप है और छतों से लोग इस सैलाबी आफत को देख रहे हैं। ये तस्वीरें भी सूरत की है। बाइक पूरी तरह से डूब चुकी है, सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि नदी के अंदर गाड़ियां चल रही हैं। नदी में तैरते गैस सिलेंडर को लूटने की होड़ मची है। सैलाब ने ऐसा अटैक किया कि 1-2 नहीं बल्कि 3000 के करीब खाली सिलेंडर बह गए। लोगों के बीच सिलेंडर लूटने की होड़ मच गई। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। देश हित ब्रॉट टू यू बाय सुजू स्टील एंड MDH मसाले।